पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये 3 टर्म का क्वेश्चन दे रखा है। हमने हर टर्म को अलग अलग यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। इनवर्स वाले पार्ट को कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर को ये ट्रायंगल बनाया, बेस √2 हाइपोटेनिस पाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर में ले लिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू पाई आ गई, इस लेग की वैल्यू, तो tan इनवर्स यही एंगल tan इनवर्स पाई बाई √2 के इक्वल हो जाएगा। जो सेकंड टर्म में इनवर्स वाला पार्ट है, इसमें मैंने बच्चों क्या किया, अंदर में 2 से डिवाइड कर दिया और पाई अपॉन √2 को अगर मैं tan थीटा मान लूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना, जो कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के जैसा हुआ। और ये सिंप्लीफाई होकर वैल्यू ऐसी आ जाएगी और हमारे पास ये फार्मूला लिख रखा हुआ। तीसरे टर्म में क्योंकि अंदर गई हुई वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए tan इनवर्स √2 अपॉन पाई को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स पाई अपॉन √2। ना हर टर्म मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ गया है बच्चों, जिसमें हम हर टर्म की वैल्यू डाल देंगे, जिसको मैंने लिख रखा है एक्सप्रेशन में। ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी, सिंप्लीफाई हुआ, बीच में ये भी चीज़ें यूज हुई थी, सिंप्लीफाई हो गया है, जिसका आंसर आएगा बच्चों 2.35 या फिर 2.36। ये इसका सोल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है और ये f और g में हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है ना। हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो x गोज टू अल्फा प्लस पे हमने जब से इस g की लिमिट निकालनी चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो ये आपके पास 0/0 इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म का एक क्वेश्चन बनाइए, जिसमें हम लोग इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल जब इसमें लगाएंगे तो आपके पास डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अलग ढंग से, ये और ये कैंसिल हो गए बच्चों। और x गोज टू अल्फा इस पोर्शन में हमने निकाल लिया इसको, और जो हमारे पास बच गया ये फिर से आपके पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बच रहा है 0/0 फॉर्म का बच्चों, जिसमें एक बार हमने फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाया, इस पोर्शन में फिर से लॉपिटल लगाया। वो न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग लॉपिटल लगाते हैं मेरे बच्चों, इनके साथ ये टर्म फिर से कैंसिल हो गया है और हमारे पास x गोज टू अल्फा डालेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ गई x गोज टू अल्फा प्लस पर g x की वैल्यू 2 आ गई ना। हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में जब हमने x गोज टू अल्फा प्लस डाला तो अंदर की वैल्यू 2 आ गई, एंड दैट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स f2। इस x की जगह पे जब हमने 2 डाला तो हमारे पास ये आ गया साइन पाई बाई 6, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 होती है, ये जिसको हम लोग 0.5 भी लिखेंगे। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 सेट थ्योरी का एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। ये 900 बंदों में जो ये सर्वे हुआ है, उनमें जिनको फीवर, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उनको मैंने ABOC सिंबल से लिख रखा है। फीवर की प्रॉब्लम में 190 बंदे हैं। NA सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A इज 190। सिमिलरली NB और NC लिख रखा है। आगे लिख रखा है 330 प्रॉब्लम पर्सन हैड सिम्टम ऑफ फीवर और कफ और बोथ, मतलब A यूनियन B, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको या तो फीवर है या कफ है या दोनों है, 330 है। ऐसे ही 350 और 340 का भी डेटा मैंने लिख रखा है। 30% ऐसे हैं जिनको ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, जिनको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 30 लिख रखा है। एक हमारे पास सेट की एक एलिमेंट्री फार्मूला होता है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। हमारे पास इन तीनों की वैल्यू दे रखी, यहाँ से A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार से NB इंटरसेक्शन C और NA इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकल गई, अर्थात जिनको जैसे NA इंटरसेक्शन B जिनको फीवर और कफ दोनों है, सिमिलरली नीचे लिखी हुई वैल्यू। 3 सेट के लिए यही एलिमेंट्री फार्मूला लगा, NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से हमारे पास NA यूनियन B यूनियन C की वैल्यू आ गई बच्चों। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यही बात मैंने इसको इस वेन डायग्राम से भी दिखा रखा है। 30 तीनों प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 80 आई थी, तो 50 हमने यहाँ पे डाल दिया है। A यहाँ पे सेट A में ये एलिमेंट है जिसको सिर्फ और सिर्फ फीवर की प्रॉब्लम है, ये जो वो ऐसे लोग A हैं। आगे लिख रखा है कुल 900 बनते हैं, नंबर ऑफ पर्सन विदाउट एनी सिम्टम। ये क्या होगा, पूरे जो 900 एलिमेंट है, 900 बंदे हैं, उसमें से इन सभी को मैंने अगर हटा दिया A यूनियन B यूनियन C को, तो हमारे पास
नंबर ऑफ पर्सन विदाउट एनी सिम्टम के हो गए। अब आगे हमने देखा नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली वन सिम्टम, दैट इज A + B + C। इसका हमारे पास ये एलिमेंट्री फार्मूला होता है जिसको मैंने लिख दिया, और हमारे पास क्योंकि हर चीज़ों की वैल्यू निकल गई है तो ये वैल्यू हमारे पास 240 आ गई। नाउ नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग एट मोस्ट वन सिम्टम, या मतलब कोई भी उनको सिम्टम नहीं है या अधिक से अधिक एक सिम्टम है, इसमें हमारे पास 240 और 480 का सम हमने निकाल लिया 720। नाउ प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो पूछी गई है वो एट मोस्ट सफरिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम इज 720 आया अपॉन टोटल 900 कुल बंदों में सर्वे हुआ था जिसकी वैल्यू आ गई 0.8। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो के बराबर नहीं है। अगर z = xy होगा तो y की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, दैट इज z = z नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। आगे बोल रहा है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, सपोज वो बीटा होता है, अगर वो रियल नंबर है तो इसका मतलब बीटा = बीटा बार। अगर ये हमसे बोल रहा है कि ये प्योरली रियल है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। फिलहाल यही चीज़ मैंने किया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए जिससे कैलकुलेशन में मदद मिले। मैंने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये अल्फ़ा, इस पूरे को मैंने अल्फ़ा माना और थोड़ा सा इसको डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लिया। नाउ अल्फ़ा इज़ प्योरली रियल, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बार। ये जब मैंने लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट आ गए। नाउ दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, इसका मतलब कम से कम उनमें कोई न कोई एक जीरो जरूर होगा, क्योंकि पहला वाला पार्ट जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यही पार्ट जीरो के बराबर होगा। और देयरफॉर z बार इज इक्वल टू 1/2, दैट इज मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, आंसर इज 0.5। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों z बार इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, ऐसा दे रखा है। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ i और z स्क्वायर को एक तरफ और z बार को एक तरफ किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया। बच्चों नाउ पुट z = x + iy, ऐसा मैंने पुट कर दिया। नाउ रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया। नाउ इसको मैं बराबर के बाईं तरफ ले गया और कॉमन लिया। नाउ दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, या तो x जीरो होगा या तो फिर अगला फैक्टर जीरो होगा। अगर यदि x जीरो हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 में डाला तो y की 2 पॉसिबल वैल्यूज मिली। अगर मैंने y की वैल्यू -½ ले लिया और ये पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास x की ये 2 पॉसिबल वैल्यू मिली। तो इस प्रकार से हमारे पास यही 4 पॉसिबल सोल्यूशन रहे बच्चों इस क्वेश्चन के। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6, एक सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बढ़िया लुक का क्वेश्चन है। बच्चों आपके पास RI रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ I और LI और वेट WI है जिसकी एरिया AI है। A51 और A51 - A50 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ हमने लगाया और ऐसे ही हमने A50 के लिए लिख दिया, क्योंकि L1 L2 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है, और इसी प्रकार से W1 W2 डॉट डॉट ये दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस D2। तो मैंने बच्चों ये आपके पास जनरल टर्म L51 की वैल्यू L1 + 50D, ऐसे ही मैंने करके सभी की वैल्यू लिख दिया nth टर्म का फार्मूला लगा के, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जिससे मेरे पास L1D2 + W1 D1 की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। ये इस इक्वेशन बन रहा है जिसमें मैंने D1 D2 10 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हमने यूज़ भी किया। आगे अपने से पूछा जा रहा है A100 - A90 की वैल्यू आपसे बताने के लिए बोल रहा है। A100 L100 W100 - L90 W90, फिर से जनरल nth टर्म का फार्मूला चारों जगह पर लिख के ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया। ब्रैकेट को ओपन किया गया तो जो इक्वेशन 1 था ये यहाँ पे यूज़ हो गया, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास सभी जो D1 D2 थी वो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी, तो सभी की वैल्यू को मैंने रख के सिंप्लीफाई कर दिया। 18900 ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा बच्चों। तो बच्चों पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज इंटरवल 2022, 4482 फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, इसका मतलब एक नंबर में उस इंटीजर को अगर मैं n पकड़ रहा हूँ बच्चों, तो n क्या होगा
2022 से लेके 4482 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनको काउंट कर रहा है मुझे, ठीक है, जो इन डिजिट से फॉर्म होते होंगे, ठीक है। अब इन डिजिट से फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप देखिए 2022 से बड़े नंबर मुझे चाहिए होंगे, तो 2022 भी अलाउड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले 2 को फिक्स करा, 0 फिक्स करा, इसके तीनों डिजिट मैंने बच्चों फिक्स कर दी। अब यहाँ आप देखिए कौन कौन से अलाउड नंबर हो सकते हैं, इसको गौर से देखिए। 202 अगर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ मैं, 2 रख सकता हूँ, 22 बनेगा, 3, 4, 6 और 7 रख सकता हूँ। इसका मतलब इस तरह के कितने नंबर बनने वाले हैं बच्चों, 5 नंबर बनने वाले हैं, जो मैं फिल कर सकता हूँ 2, 3, 4, 6 और 7 से 5 चॉइसेस मेरे पास है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा है, 202 को मैंने फिक्स किया हुआ था, तो वो सारे नंबर अलाउड नंबर होगा जो 2, 3, 4, 6 से एंड करने वाले हैं। अब मैंने 20 के बाद में इस 2 को रिमूव करा, इस 2 को चेंज करके यहाँ पे मैंने क्या लगाया बच्चों, 3 लगाया। क्या लगाया, 3 लगाया। तो 3 लगाने के बाद में यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर सकता हूँ मैं, देखो 203 और 3 के बाद कुछ भी नंबर लिखो, वो हमेशा इससे बड़ा तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तब भी यहाँ कुछ भी लिखूँ इन डिजिट्स में से हमेशा बड़ा आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ, यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ कॉमा लगा के 3, 4, 6, 7, वो इस वाले प्लेस की चॉइसेस लिखी हुई है, यहाँ क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ 3 रखूंगा तो भी सही होगा, यहाँ 4 रखूंगा तो भी सही होगा, यहाँ 6 रखूंगा तब भी सही होगा, यहाँ 7 रखूंगा तब भी सही होगा। लेकिन यहाँ 2 रखूंगा तो हमेशा सही नहीं होगा, इसके लिए मैंने अलग से कैलकुलेशन बताई हुई है। 2 रखने पर कब कब सही होगा, इन 5 बारी में सही होगा, लेकिन 3 रखने पर ये हमेशा सही होगा। तो जब यहाँ मैंने 3 फिक्स कर दिया तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, कोई भी डिजिट आ जाए, कितने तरीके, 6 तरीके। जब मैं 4 रखूंगा तब भी 6 तरीके, जब 6 रखूंगा तब भी 6 तरीके, 7 रखूंगा तब भी 6 तरीके। इसका मतलब इसको फिल करने के 4 × 6 यानी टोटल मिला के 24 तरीके यहाँ पर मिल गए मुझे, ठीक है, जो 20 के बाद में नंबर बना रहे होंगे जो इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता होगा। सिमिलरली अब मैं वापस आता हूँ, अब मैं पहले मैंने क्या करा था, 202 फिक्स करा, फिर मैंने 20 को फिक्स किया, अब मैं 2 को फिक्स करता हूँ। 2 को फिक्स करने के बाद में फिर मैं इस डिजिट पे आता हूँ बच्चों, इस डिजिट पे 0 ले सकते हो क्या, इस डिजिट पे 0 वाले तो मैं काउंट कर चुका हूँ। तो मेरे पास अब इस डिजिट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, मैं 2 रख सकता हूँ। जैसे ही मैं 2 के बाद यहाँ 2 रखा, वो सारे नंबर इससे तो बड़े होंगे ही होंगे बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ 2 रख सकता हूँ, यहाँ 3 रख सकता हूँ, यहाँ 4 रख सकता हूँ, यहाँ 6 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ। वो सारे नंबर ऑब्वियसली इससे बड़े हो ही जाएंगे, एग्रीड। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 5। इसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी डिजिट रखूँ, ये नंबर ऑब्वियसली इससे बड़ा तो हो ही गया है ना, क्योंकि आपने इस वाली पोजीशन पर इनमें से कुछ चूज करके रखा है, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए बच्चों, 5। इसको फिल करने के कितने तरीके, 6। कोई भी डिजिट रखें, इसको फिल करने के 6 तरीके, तो टोटल मिला कितने हो गए, 6 × 6 × 5 दैट इज 180। सिमिलरली अब मैं 3 से स्टार्ट करने वाले सारे नंबर पकड़ लेता हूँ, तो 3 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होंगे वो ऑब्वियसली 2022 से बड़े होंगे और 4482 से छोटे होंगे। तो 3 से स्टार्ट होने वाले इसको फिल करने के 6 तरीके, इसके लिए 6 तरीके, इसके लिए 6 तरीके, तो 216 मेथड हो गए। उसके बाद जब मैं 4 से शुरू होने वाले निकालता हूँ, तो 4 से शुरू होने वाले जो तरीके होंगे उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 4482 से छोटे होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने 4 के बाद सबसे पहले रखा क्या, 0। जब मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ तो यहाँ कुछ भी रखूँ 4482 से कम ही आएगा। फिर मैंने 0 के बाद यहाँ पे 2 रखा तो भी सारे के सारे नंबर फेवर करेंगे। उसके बाद मैं 3 रखूंगा तब भी सारे नंबर फेवर करेंगे। उसके बाद 4 रखूंगा तब भी सारे नंबर फेवर करेंगे। कौन से फेवर नहीं कर रहे थे, जब मैं 6 रख दूंगा तो 4 6 आ जाएगा जो 4482 से बड़ा चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को 6 अलाउड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 7 अलाउड नहीं है जो अवेलेबल डिजिट्स हुआ करती थी बच्चों हमारी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने गेम खेला है वो 0 2 3 4 दिखाई दे रहा है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 और 7 रखने पर वो जो नंबर आएगा वो 4 6 से शुरू होगा या 4 7 से शुरू होगा जो 4482 से बड़े होंगे। तो उनसे छोटे वाले कोई भी डिजिट यहाँ पे रख दिए जाए वो सारे नंबर 4482 से छोटे बना देंगे। ठीक है, तो इनको फिल करने का कितना तरीका हो गया, 4 तरीका। यानी इस पे आपने फोकस किया, बाकी यहाँ कुछ भी रखें ये नंबर तो ऑब्वियसली उससे छोटा हो ही जाएगा। तो इसको फिल करने के 4, इसको 6, इसको 6 तरीके हो गए, तो टोटल मिला के 144 तरीके और आ गए। इन सारे मेथड्स को, इन सारे काउंट्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो पहले आपको क्या मिले थे बच्चों, 5, देन 24, देन 180, उसके बाद 216, 144, इन सबको ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट 569 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ पेपर 1 का। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया है। क्वेश्चन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी का मेजरमेंट 1, ए सी का मेजरमेंट 3 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है एक सर्कल है जो कि साइड ए बी और ए सी को इंटरनली टच करता है और साथ में ट्राइंगल ए बी सी के सर्कम सर्कल को भी इंटरनली टच करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये आपका ए 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, जो मैंने यहाँ पे देखा हो गौर से तो मार्क भी कर रखा है
ठीक है। इन दोनों साइड्स को टच करने वाला एक सर्किल मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी इन्होंने कहा है कि ये जो सर्किल होगा वो इस ट्राइंगल के सर्किम सर्किल, समझ रहे हो बच्चों, इस ट्राइंगल के सर्किम सर्किल को भी टच कर रहा है। ट्राइंगल का सर्किम सर्किल का मतलब कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो कि ये कुछ ऐसे टच कर रहा होगा, ठीक है। मोटा मोटा एक मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो जो ब्लू कलर का सर्किल है वो सर्कम सर्किल है, उसके आप गौर से देखिए BC जो होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और BC आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ पर, क्योंकि ये मेजरमेंट 1 है और ये मेजरमेंट 3 है, तो राइट 100 ये क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी इस सर्कम सर्किल की, जो मैंने मान ली है कैपिटल R, उसको बोल दिया √10/2, BC/2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे को बड़े वाले सर्किल हैं, ब्लू वाले सर्किल का क्या मिल गया, रेडियस मिल गया है, ठीक है। अब आप गौर से देखिए इसमें ये सर्किल जो है और ये बड़ा वाला सर्किल एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहे हैं। उसके लिए मैंने सपोर्ट के लिए देखो ये बना भी रखा है आपके सामने। जब इंटरनल टच करते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, C1 C2 = R1 - R2 का मॉड्यूलस, ठीक है। R1 और R2 हम किसे मान रहे हैं, एक छोटे वाले सर्किल की रेडियस और एक बड़े वाले सर्किल की रेडियस। एक सर्किल की रेडियस इन्होंने स्मॉल r बोली हुई है, एक सर्किल की रेडियस मैंने कैपिटल R निकाल दी है, तो हमने एक को स्मॉल r और एक को कैपिटल R बोल दिया है। अब काम क्या बचा, C1 और C2 पे फोकस करना। आप गौर से देखिए कि ये जो ब्लू वाला सर्किल जो मैंने बनाया सर्किम सर्किल, उसका सेंटर क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, करेक्ट। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है ना, BC का मिड पॉइंट होगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो इन्होंने मेजरमेंट दिए हुए हैं उसके हिसाब से इस A को ओरिजिन मानते हुए इसको x एक्सिस के अलोंग और इसको y एक्सिस के अलोंग ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियर कट पिक्चर में बनाया हुआ है। ये एक फ्री बॉडी डायग्राम है, ये मैंने क्लियर कट बनाया हुआ है। इसको मैंने ओरिजिन पकड़ लिया 0 0, ये मेजरमेंट आपको 1 यूनिट है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। ये 0 0 है, ये मेजरमेंट 3 है तो ये हो गया 0,3। इतनी बात मेरी क्लियर है बच्चों। आपको कहा गया है कि इन दोनों लाइंस को टच करने वाला एक सर्किल, ये मैंने ग्रीन कलर से बना भी रखा है, देख भी रहा होगा। गौर से देखिए दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर सर्किल टच कर रहा है, उसके रेडियस को अगर मैं स्मॉल r बोल रहा हूं, तो उसका सेंटर आप गौर से देखिए ये r और ये r है, तो उसके सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r, दिखाई दे रहा है बच्चों। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए r, अब आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि ये जो BC है वो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होगा उस बड़े वाले सर्किल का सेंटर होगा। ये क्या है 1,0, ये क्या है 0,3। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने C2 बोल दिया, वो क्या आ जाएगा 3/2, 1/2। गेटिंग माई पॉइंट, 1/2, 3/2। इसको मुझे यहाँ पर ऐसे लिख देना चाहिए, ये हो जाएगा आपका जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें 1/2, 3/2, ठीक है जी। अब ये हो गया C2। अब कंडीशन क्या है, C1 C2 = R1 - R2। वो कंडीशन मैंने सीधी सीधी यहाँ रिप्लेस कर दी। C1 C2 में डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, R - ½ का होल स्क्वायर प्लस R - 3/2 का होल स्क्वायर = R1 - R2। एक रेडियस क्या है मेरी स्मॉल r, ये वाली छोटे इस वाले सर्किल, और एक रेडियस है मेरी कैपिटल R, वो हो गई R - R का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ कैपिटल R की वैल्यू मुझे पता है √10/2, ये मैं रख देता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए R की एक वैल्यू, बड़े आसानी से आप स्टेप्स को देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन आपको दिख जाएगा। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन रही है जिसमें R की एक वैल्यू 0 मिल रही है और R की एक वैल्यू 4 - √10 मिल रही है। तो आंसर वुड भी 4 - √10, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके मैच कर सकते हैं। तो बच्चों पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। एक इंटीग्रल दिया हुआ है log x to the power 1/2 x a माइनस log x to the power 3/2 द होल स्क्वायर dx। 1 से e में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 1 दी हुई है, और फिर ये ऑप्शन चेक करवा रहे हैं। ए का एक स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कौन सी वैल्यू ऑफ ए सेटिस्फाई करती होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए यही इंटीग्रल है जो मैंने लिखा था। इसमें मैंने क्या करा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने t मान लिया, ठीक है, a माइनस log x to the power 3/2 को, क्योंकि जब मैं इसको देख रहा हूँ तो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव देखो ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो -3/2 log x to the power 1/2 1/x dx बराबर dt। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये पूरा का पूरा पार्ट किस में चला गया आपका, dt में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ इसको, तो ये तो मैंने क्या माना था t, तो ये तो हो गया t², और ये वाला पार्ट इधर से जाके कितना हो गया -2/3 dt। तो आंसर क्या हो गया -2/3 a to a - 1 dt/t² = 1, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। 1/t² का इंटीग्रेशन आपको पता है -1/t होता है, तो 1/t² को -1/t से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस बैलेंस हो गया। इस लिमिट को लगाएंगे a to a - 1, तो वी गेट दिस इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर जाते हैं तो वी गेट ए क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक से बच्चों एक ही दो वैल्यूज मिलेंगी, 3 + √33/2 और 3 - √33/2। जब मैं प्लस साइन लेता हूँ तो जो वैल्यू आ रही है एक ही, वो 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और जब मैं माइनस साइन लेता हूँ तो एक ही वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब एक ही इसमें से एक जो वैल्यू आ रही है वो >1 आ रही है, और एक दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो <0 आ रही है, और वो इस इंटरवल में बिलोंग करती भी है। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं इसके अंदर
कि जो इसकी वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू जो मोर देन 1 ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, एक तो आंसर ये वाला हो जाएगा बच्चों। और आप गौर से देखिए यहाँ पर इर्रेशनल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इर्रेशनल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जो आ रहे हैं इर्रेशनल, तो कोई एक इर्रेशनल वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई कर रही होगी, इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। बाकी जो ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, नो ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, जबकि ए तो हमें मिल रहा है, एन इंटीजर है, इंटीजर ए नहीं मिल रहा है, तो आंसर वुड बी सी एंड डी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं पेपर नंबर 1 का। बड़ा इजी क्वेश्चन था इस बार ये वाला। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है A1 A2 A3 अप टू An। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8। उसके बाद एक रिलेशन दिया है बच्चों Tn+1 माइनस Tn बराबर An, ठीक है। तो Tn+1 माइनस Tn बराबर An को अगर मैं 1/1 n की वैल्यू रखते हुए 1 2 3 4 रखते हुए राइट डाउन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर A1, T3 माइनस T2 बराबर A2। ये सब बातें हमने क्लास में कभी ना कभी पढ़ी जरूर होंगी। जब इन सबको ऐड करूँगा तो देखिए T2 कैंसिल, T3 कैंसिल एंड सो ऑन। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, Tn बचेगा, इधर से क्या बचेगा T1। तो Tn माइनस T1 वुड बी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An-1। आप गौर से देखिए Tn की वैल्यू क्या आ गई, T1 प्लस दिस सीरीज। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सीरीज आपको AP गिवन है, ठीक है। उस AP का फर्स्ट टर्म भी आपको मालूम है बच्चों कितना, 7। उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है 8। तो AP का n-1 टर्म का सम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, n-1/2 2A1 प्लस n-2 इंटू डी। A1 और D की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो n में एक एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट इज Tn इक्वल टू 4n² माइनस 5n प्लस 4। अब क्वेश्चन क्या है और से देखिए, ABCD 4 ऑप्शन है, A में क्या दिया हुआ है T20, यानी n को 20 रखकर मैच कर लो, आंसर आ रहा है क्या। फिर आप चेक कर सकते हो T30 रखकर चेक कर लेते हैं। तो T30 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3454 आंसर आ जाता है। सिमिलरली जब आप इसको चेक करते हैं बच्चों TK यानी K इक्वल टू 1 से 20, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, इसका सम कहा जा रहा है किसका, 20 टर्म्स का। तो इसके आगे अगर मैं सिग्मा नोटेशन यूज़ कर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, TK को अगर मैं सम करता हूँ तो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 अप टू T20। इसका मतलब क्या हो गया, इस सीरीज़ का 20 टर्म्स का सम। तो इस सीरीज़ का 20 टर्म का सम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 सिग्मा n² माइनस 5 सिग्मा n प्लस सिग्मा 4, ठीक है। अब सिग्मा n² का फॉर्मूला हमें पता होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सिग्मा n का फॉर्मूला हमें पता होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा 4 का मतलब हो गया 4 इंटू n। n की वैल्यू क्या रखनी है इसके अंदर 20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम है। यहाँ पर उसी में n की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों 30। जब आप 20 रखोगे तो मैच कर जाएगा 10510। जब आप 30 रखोगे तो मैच नहीं करेगा, इसका मतलब आंसर वुड बी B एंड C। तो बच्चों पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़ लेते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्या लिखा हुआ, लेट P1 एंड P2 आर 2 प्लेन्स गिवन बाय दीज 2 इक्वेशंस। अब क्या लिखा है ऑप्शन में देखिए गौर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन हुज 2 फेसेस लाई ऑन P1। आप इमेजिन करो टेट्राहेड्रन जैसे मैंने बना रखा है, ऐसा कुछ टेट्राहेड्रन होता है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रन में उन्होंने क्या कहा है, P1 और P2 को 2 प्लेन फेसेस हमने मान लिए उसके टेट्राहेड्रन के। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक BCD प्लेन को मैंने मान लिया P1 प्लेन, और ABD प्लेन को बच्चों मैंने मान लिया P2 प्लेन। तो आप गौर से देखो ABD और BCD के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैं BD बोलता हूँ। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना आपको क्लासेस में समझाया हुआ है, उस मेथड से मैंने बच्चों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके रख लिया है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन आप देखिए 0 i माइनस 4j प्लस 5k होगी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हो क्या रहा है, उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो इसकी और एज नहीं हो सकती। अब आप देखिए गौर से इसमें एजेस कौन कौन सी, जैसे ये एक एज है, ये वाली 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 एक एज है। आप इन एजेस को देखिए, ये जो AB एज है या AD एज है या CD एज है या BC एज है, वो इस ग्रीन वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखिए ये जो AC वाली जो एज है जो सामने से बनेगी, क्योंकि मैंने ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनाया, और ऐसा एज ये वाली जो है वो स्क्यू एज होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्क्यू लाइन्स जो इसके साथ स्क्यू है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ कोई भी एक लाइन ले लेते हैं जो स्क्यू होगी इसके, वो हमेशा किसी भी टेट्राहेड्रन की एक एज हमेशा बना देगी। तो जब मैं A ऑप्शन को उठाता हूँ तो A ऑप्शन को इसके साथ चेक करता हूँ तो A ऑप्शन इसके साथ स्क्यू कैलकुलेट होता है। अब स्क्यू लाइन्स कैसे चेक करते हैं आपको क्लासेस में समझाया हुआ है। तो A ऑप्शन को अगर इस लाइन के साथ चेक करेंगे BD के साथ में तो वो स्क्यू निकलेगा। अगर वो स्क्यू होगा बच्चों तो इसका मतलब ये हो गया कि A ऑप्शन कैन बी द एज AC ऑफ द टेट्राहेड्रन। सिमिलरली B ऑप्शन को भी अगर आप चेक करते हैं BD के साथ में बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये लाइन भी इसके साथ स्क्यू आ जाती है। स्क्यू कैसे चेक करते हैं आपको भली बात क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपका इस AC का इक्वेशन हो सकता था। इसका मतलब ये वाली लाइन भी आंसर हो सकती है कि उसकी एज बन जाए। अब आप गौर से देखिए, जब टेट्राहेड्रन हम बना रहे हैं तो जैसे टेट्राहेड्रन की 2 फेसेस मैंने बनाई है, ये वाली और ये वाली, ये इसकी एज है। अब एक एज ये भी तो है बच्चों यहाँ पर,
ठीक है। तो ये एज क्या है, इस वाले प्लेन के अंदर है, BCD के अंदर, ठीक है। तो BCD के अंदर अगर कोई लाइन है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कट कर जाती होगी, यानी इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट करने वाली कोई भी लाइन जो प्लेन P1 में हो या प्लेन P2 में हो, वो भी तो एक एज हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो BC है वो क्या है, प्लेन P1 में है और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कट कर रही है कि नहीं है। सिमिलरली आप देखो BA, ये भी तो एक एज हो सकती है। ये कहाँ पर है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कट कर रही है और प्लेन P2 में है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम चलते हैं तो आप डी ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो डी ऑप्शन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख भी रहा होगा 040 इसका पॉइंट है, 040 इसका ही पॉइंट है, इसका मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इस लाइन को जब मैं चेक कर रहा हूं तो ये लाइन आपकी प्लेन P1 में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्लेन P1 में होने वाली लाइन, जिसको मैं BC नाम दे सकता हूं या CD नाम दे सकता हूं, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इट कैन बी द एज ऑफ टेट्राहेड्रन। जब मैं C ऑप्शन को चेक करता हूं बच्चों, तो C ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो ये भी देखिए 040 से पास हो रही है, 040 से पास हो रही है, यानी इंटरसेक्ट तो कर रही है। लेकिन जब मैं इसको चेक करता हूं तो C ऑप्शन वाली जो लाइन है ना तो प्लेन P2 में लाई करती है, न ही प्लेन P1 में लाई करती है। तो जो लाइन P1 और P2 दोनों में से किसी भी प्लेन में लाई नहीं कर रही है, इसको इंटरसेक्ट तो कर रही है, जैसे ऐसे निकल के चली गई, और प्लेन P1 और P2 में किसी को नहीं कर रही, तो ये एज नहीं हो सकती टेट्राहेड्रन की। गेटिंग माय पॉइंट। हेंस वी गेट द आंसर्स आर A, B एंड D। दैट्स इट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ पेपर 1। इसमें क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्लासेस में डिस्कशन होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या मान लिया, जो वेरिएबल वेक्टर r है उसे xi प्लस yj प्लस z के मान लिया 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो व्हाट वी गेट, x इक्वल टू -t माइनस p, y इक्वल टू t एंड z इक्वल टू 1 प्लस p। अब मैं t और p दोनों पैरामीटर को जब यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसके बाद आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, s बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट q। रिफ्लेक्शन मतलब इमेज। पॉइंट q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, s के कोऑर्डिनेट आपको अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा गिवन है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये प्लेन का इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, इसकी इमेज मैंने अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर रही हूँ, ये वहाँ पे दिया हुआ अल्फा बीटा गामा इसकी इमेज है। अब आपको बेसिक प्रिंसिपल याद हो, पॉइंट और इमेज का प्लेन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया करते थे हम, उसी पे हम चलते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा, Q और S का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस बच्चों बराबर बराबर रहेंगी, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर बराबर है। तो Q और S का मिड पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट लिखें, उसको किस पे लाई करा दिया, प्लेन पे लाई करा दिया। प्लेन का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, अल्फा प्लस 10/2, बीटा प्लस 15/2, गामा प्लस 20/2। इसको प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, करेक्ट। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो व्हाट वी गेट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -43, ठीक है जी। इसको मैंने इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया, प्लेन की इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 एज्यूम किया हुआ था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बच्चों, i प्लस जे प्लस के, ठीक है। आप गौर से देखिए QS वेक्टर जो है वो QS वेक्टर क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा माइनस 10 i कैप, बीटा माइनस 15 j कैप, गामा माइनस 20 k कैप। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, पैरेलल है। इनको कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट, अल्फा माइनस 10/1, बीटा माइनस 15/1, गामा माइनस 20/1, ठीक है। इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो एक ऑप्शन में दिया हुआ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स करके। ऐसे ही यहाँ से अल्फा बीटा गामा की जब वैल्यूज निकाल लूंगा दोनों इक्वेशन सॉल्व करके, 3 इक्वेशन हो गए इनडायरेक्टली, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल के हम सारे ऑप्शन को कंपेयर कर लेंगे, 1 बाय 1 चूज कर लेंगे, तो आप देखेंगे उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो A, B और C से मैच कर जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, this is question number 13 of paper 1 JEE 2022। तो यहां पर कॉनिक सेक्शंस है ये प्रॉब्लम। तो पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और s उसका फोकस है। और अब इस पैराबोला पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए पॉइंट p -2, 1 से। और ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैराबोला को मीट कर रही है पॉइंट p1 एंड p2 पर। इसके बाद दिया हुआ है कि q1 एंड q2 बी द पॉइंट्स ऑन लाइन्स SP1 एंड SP2। तो अपन ने लाइन SP1 बनाई, तो ये जो लाइन SP1 थी इसको एक्सटेंड कर दिया और इस SP1 पे P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज PQ1, और Q1 लाई कर रहा है SP1 पर। इसी तरह से जो PQ2 है वो परपेंडिकुलर है SP2 पर, तो SP2 को भी एक्सटेंड कर दिया और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया PQ2, तो वो बन गया आपका पॉइंट Q2। अब आपसे ये वेरियस ABCD ऑप्शंस पूछें
तो इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि जो मैं पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जिसके अंदर a की वैल्यू 1 दे रखी है, हम इसके लिए -2,1 से टेंजेंट निकाल सकते हैं और उस टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x प्लस 2, ठीक है। ये बन जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस 2m प्लस 1। टेंजेंट होने की कंडीशन दैट इज c इक्वल्स टू a बाय m, तो 2m प्लस 1 जो है वो 1 बाय m के बराबर होगा। एक क्वाड्रेटिक बनेगी 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स निकलेंगे दैट इज 2m माइनस 1 और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की एक वैल्यू आपकी -1 आएगी और m की एक वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के, वो आपके a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम होंगे। तो उससे अगर हम पॉइंट देखें तो a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम, तो अगर m की वैल्यू हाफ लेते हैं तो फॉर m इक्वल्स टू हाफ आपको जो पॉइंट मिलेगा, a तो 1 है ही सी आपका, a को 1 डालें m को हाफ डालें तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ पर भी m को हाफ डालें a को 1 डालें तो ये भी 4 बन जाएगा। तो एक तो आपका पॉइंट P1 बन गया 4,4। इसी तरह से अगर m को अपन -1 डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1, a1 है इसे यहाँ पर -2, तो ये 1, -2 आपका पॉइंट P2 बन जाएगा, दैट इज 1, -2। ठीक है, P1 P2 निकल गया। अब हमें निकालना है SQ1, Q1 Q2, PQ1 और SQ2, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे SQ2 निकालना है, तो उसके लिए मुझे SP2 जो लाइन है SP2, उसमें P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। लाइन SP2 किसके बराबर है, लाइन SP2 है हमारी, अगर मैं SP2 लाइन की इक्वेशन लिखूं, लाइन SP2, तो दैट इज सिंपली x इक्वल्स टू 1, ठीक है। देख रही है, अब यहां से PQ2, जो PQ2 है परपेंडिकुलर है, तो उसमें भी देखो तो y इक्वल्स टू 1, तो जो पॉइंट Q2 होगा वो तो सीधे सीधे 1,1 बन गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं SP1 की इक्वेशन निकाल लेता हूं, तो SP1 की इक्वेशन क्या आएगी, SP1 की इक्वेशन 1,0 से पास हो रहा है, तो y माइनस 0, स्लोप SP1 का 4 - 0 4 - 1 3, 4/3 इंटू x माइनस 1, ये बन जाएगी आपकी 4x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे अगर PQ1 निकालना है, जो कि एक ऑप्शन है, तो PQ1 का मतलब पॉइंट P से SP1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट P -2,1, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज PQ1, वो कितना आ जाएगा 4 इंटू -2 -3 -4 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 5 का मॉड। ये कितना बन जाएगा -8 और -7 -15 -15/5 -3 और उसका मॉड 3। तो एक ऑप्शन तो आपका आ गया PQ1 इक्वल्स टू 3। अब हम SQ1 निकाल सकते हैं। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर मैं SQ1 को देखूं तो SQ1 की जो लेंथ है SQ1, तो यहां से यहां तक की लेंथ निकाल सकता हूं 90 डिग्री है, और ये आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। इसकी भी लेंथ निकाल सकता हूं, तो ये लेंथ तो कितनी आ गई आपकी 3, और यहां से यहां तक की लेंथ यानी PS, तो जो PS की लेंथ है वो आपकी आ जाएगी 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 10 यानी √10, तो ये लेंथ आपकी √10 आ गई, ठीक है। अब यहां अगर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये जो लेंथ आएगी आपकी SQ1 वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो SQ1 इक्वल्स टू 1, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आपको SQ2 निकालना है। SQ2 लाइन परपेंडिकुलर भी है और कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो SQ2 की वैल्यू सीधे ही 1 हो गई। अब आपको Q1 Q2 निकालना है। बच्चों Q1 Q2 निकालने के लिए आप देखो इस फिगर को ध्यान से, ये वाला फिगर, ठीक है। ये फिगर कुछ ऐसा है, इस तरह से मान लेते हैं ये P है, ये S है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 3 है, और आपने PQ2 जो है, अगर मैं PQ2 निकालूंगा, ये भी काइट है, ये भी 3 आ जाएगा, और यहां से यहां तक देखेंगे अगर, और वो दिख भी रहा है 3 के बराबर है कि ये -2 और 1 है।
अब अगर मुझे Q1 Q2 निकालना है तो मैं एरियाज को कंपेयर कर सकता हूं। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया आएगा एक तरह से वो आ जाएगा अपना हाफ इंटू 3 इंटू 1। और यही एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि ये टोटल लेंथ आपकी Q1 Q2 है और ये उसकी हाफ है। दिस इज हाफ ऑफ Q1 Q2, ये वाली लेंथ जो है ये Q1 Q2 का हाफ है और बेस मेरा PS, तो दिस इज हाफ, PS का मतलब √10 और जो मेरा हाइट है वो Q1 Q2 बाय 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ जाएगी 6 बाय √10। ठीक है, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दें तो 6 √10 अपॉन 10 दैट बिकम्स 3 √10 अपॉन 5। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू निकालने का एक तरीका, आसान तरीका आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q1 Q2 निकाल कर भी Q1 Q2 की लेंथ निकाल सकते थे। तो ये कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, पर ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है। बच्चों ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है। अगर समझ आ जाएगी तो बहुत ही सिंपल है। यहां दिया हुआ है कि लेट डिटरमिनेंट ऑफ m डिनोट्स द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है थीटा का और यहां पर g जो है वो 0 से π/2 है और इस तरह से डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, g थीटा हमें डिफाइन करके दिया हुआ है। फिर बाद में बोला है कि ये f थीटा जो है दो डिटरमिनेंट का सम दिया हुआ है और बाद में px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स g थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब 3 काम करने, सबसे पहले तो g थीटा निकालना है, g थीटा को निकालने के लिए f थीटा निकालना है। तो f थीटा जो है वो डिटरमिनेंट की मदद से निकलेगा। अगर आप ध्यान से डिटरमिनेंट को देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो साइन पाई है इसकी वैल्यू कितनी 0, कॉस π/2 की वैल्यू कितनी ये भी 0, tan पाई की वैल्यू कितनी ये भी 0। आप देखो डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे हैं आपको, 0 हैं। इसका मतलब शायद हो सकता है ये डिटरमिनेंट जो है ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हो, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये cos थीटा प्लस π/4 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा माइनस π/4। ठीक है, इसी तरह से tan थीटा माइनस π/4 को लिखा जा सकता है माइनस कॉट थीटा प्लस π/4। और ये जो log 4/π है इसे लिखा जा सकता है माइनस टाइम्स log π/4। तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के, तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आपकी 0 के बराबर हो गई। तो एक पार्ट तो खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये f थीटा बचा। इस f थीटा में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो रो3 को यदि रो1 के साथ ऐड कर दोगे तो आपको सीधे यहां पर 0, इस वाले एलिमेंट का नेचर 0 हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे आपका डिटरमिनेंट ऐसा बन जाएगा 0, इसको ऐड करोगे ये 0, 1 + 1 2 और आपका डिटरमिनेंट 1 sin थीटा 1 और sin थीटा 1 और sin थीटा में रिड्यूस हो जाएगा, आगे हाफ लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर कर हम f थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि किसके बराबर आ रही होगी, f थीटा की वैल्यू हाफ। हम रो3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ये माइनस साइन थीटा था। ठीक है, तो ये एक्सपैंड करेंगे तो 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और ये आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर बन गया, दैट इज f थीटा। तो पहला काम तो आपने कंप्लीट कर लिया कि आपने f थीटा निकाल दिया। अब आप किसे निकालेंगे, g थीटा को। तो g थीटा निकालने के लिए आपके पास पहली टर्म में f थीटा -1 और f ऑफ π/2 माइनस थीटा -1 है। तो अगर ये f थीटा है तो यहां से सबसे पहले f ऑफ π/2 माइनस थीटा निकालेंगे तो वो 1 प्लस यहां पे π/2 माइनस थीटा डालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है इसको भी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो g थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट में f थीटा -1, तो f थीटा -1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, f π/2 माइनस थीटा -1 दैट इज अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, जिसे अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा। और ये भी हमें गिवन है कि जो थीटा है हमारा g थीटा में वो 0 से π/2 है, तो हमारे दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा फंक्शन बन गया g थीटा। अब हमें g थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है।
तो बहुत सिंपल फंक्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 0 से π/2 में मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैक्सिमम मिनिमम आपकी 0 से π/2 में, तो मैक्सिमम तो डेफिनेटली √2 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपको 0 से π/2 निकालनी है, तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को √2 टाइम्स साइन थीटा प्लस π/4 लिख सकते हैं। तो जब आप थीटा को 0 डालेंगे तो आपकी वैल्यू √2 टाइम्स साइन π/4 यानी कि √2 इंटू 1/√2 जो कि 1 आ जाएगी, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपकी रेंज आ गई 1 से लेकर √2 तक। तो जी थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू √2 आ गई, और ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है ये एक पॉलिनोमियल है px, ये उसके रूट्स और ये पॉलिनोमियल नेचर में क्वाड्रेटिक है। तो अपन px को क्या लिख सकते हैं, अपन px को इसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक रूट है आपका x-1, एक रूट है आपका √2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोएफिशिएंट का पता नहीं है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपन k मान लेते हैं। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है जिससे हम k निकाल सकते हैं कि p ऑफ 2 2 माइनस √2 है, तो जैसे x को 2 डालेंगे तो p ऑफ 2 की वैल्यू 2 माइनस 1 2 माइनस √2 k, और p ऑफ 2 की वैल्यू आपकी 2 माइनस √2 है, तो जैसे इसको 2 माइनस √2 के बराबर करेंगे हमारे k की वैल्यू जो है यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें बहुत क्लियरली पता लग गया कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x-1, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया x-1 और x-√2, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब हमसे बोला गया है कि ये ABCD जो ऑप्शन है हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा था कि ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, जिसका एक रूट, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा जिसका एक रूट 1 और √2 होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी x की वैल्यूज यदि 1 से √2 के बीच में होगी तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, अगर √2 और 1 के बाहर होगी तो पॉजिटिव होगी। तो एक एक ऑप्शन हम चेक करेंगे। 3 प्लस √2/4, √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4, 4.4, 4.4 को 4 से डिवाइड करें तो 1.1 जो कि √2 से छोटा है पर 1 से बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू जो है हमारी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, सॉरी नेगेटिव होगी, क्योंकि 1 से तो बड़ा है पर √2 से छोटा है, तो ये कहीं यहाँ लाई करेगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही 1 प्लस 3 √2/4, 3 √2 का मतलब 3 इंटू 1.4, 3 इंटू 1.4 का मतलब 4.2, 4.2 प्लस 1 5.2, 5.2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 के आसपास आएगा, वो भी √2 से छोटा है पर 1 से बड़ा है, यानी उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया क्योंकि ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ऐसे ही 5 √2 माइनस 1/4, अगेन √2 की वैल्यू 1.4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 माइनस 1 6, 6/4 3/2 दैट इज 1.5, जो कि √2 से बड़ी है। जब √2 से बड़ी है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट। डी की बात करें, 5 माइनस √2/4, √2 की वैल्यू फिर से 1.4, 5 में से 1.4 गया 3.6, 3.6 डिवाइड बाय 4 जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो वैल्यू फिर से पॉजिटिव, और जब वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ लेस देन 0 दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम पेपर 1, और ये पेपर 1 का शायद सबसे इजी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड। बस केवल थोड़ा सा आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ काम करना है। हमें मैट्रिक्स टाइप दिया हुआ है और हमें मैचिंग कराकर सही ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखी है, उसमें x की डोमेन दे रखी है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ इतना सा काम करना है। तो ये चारों इक्वेशंस जो हैं ये हमने लिख दी। तो जो सबसे पहली इक्वेशन है दैट इज cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 1, इसे सॉल्व करना सिंपल है। इसे सीधे क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स cos x माइनस π/4 इक्वल्स टू 1, और फिर क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस π/4 इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2 यानी कि खुद cos π/4, और अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे
तो हमारा जवाब आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। उससे हमारे x की एक वैल्यू जब पाई बाई 4 उधर शिफ्ट होगा तो 2n पाई बन जाएगा, और एक वैल्यू x की जब पाई बाई 4 ऐड होगा तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमको दिए गए इंटरवल में, ये जो इंटरवल हमें दिया हुआ है इसमें कितने सोल्यूशन है। यहां पर n को 0 डालें तो एक सोल्यूशन तो 0 बन गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं कि 2 पाई और माइनस 2 पाई तो दिए गए इंटरवल के बाहर है। यहां पर n को 0 डालें तो एक वैल्यू हमारी यहां पर पाई बाई 2 बन गई। ठीक है ना, फिर n को 1 डालेंगे तो 2 पाई से बड़ी हो जाएगी, और माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 2 पाई बाई 3 से छोटी हो जाएगी। तो दिए गए रेंज में हमारे दो ही सोल्यूशन है, एक 0 और एक पाई बाई 2। तो इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस है वो तो हमारे कितने आ गए, 2 सोल्यूशंस आ गए। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को देखें। √3 tan 3x इक्वल्स टू 1, यानी सिंपल tan 3x इक्वल्स टू 1 बाई √3। 1 बाई √3 का मतलब tan 30 यानी पाई बाई 6, दिस इज tan 3x। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, दैट इज पाई बाई 6। और x की अगर वैल्यू निकालें तो एलसीएम भी 6 ले लें, ये 18 हो जाएगा, और ये 6n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, यहां तक की बात भी क्लियर। अब फिर से वही चेक करना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं। अगर n को 0 डालें तो n को 0 डालने पर कितना, पाई बाई 18। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो पाई बाई 18 हो गया। n को 1 डालेंगे तो 7 पाई बाई 18 जो कि 5 पाई बाई 18 से बड़ा है। n को माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5 पाई बाई 18। तो ये हमारे माइनस 5 बाई 18 जो है 5 पाई बाई 18, ये भी हमारा इस रेंज को बिलोंग करता है, तो ये भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, और कोई सोल्यूशन आपको दिखता है, आप जैसे अब n की वैल्यू -2 डालेंगे या बड़ी डालेंगे तो वो हमारी रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो इसके भी नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने, 2। तो इसके भी सोल्यूशन पता लगे कितने, 2। तीसरी इक्वेशन 2 cos 2x इक्वल्स टू √3, तो इसका मतलब क्या, cos 2x की वैल्यू कितनी, √3/2। √3/2 का मतलब cos 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो x की वैल्यू कितनी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। ठीक है, अब हमें रेंज दे रखी है x की -6 पाई बाई 5 से 6 पाई बाई 5। तो अगर 6 पाई बाई 5 को देखें तो ये 36 इंटू 6 216 डिग्री के आसपास है। तो माइनस 216 डिग्री से प्लस 216 डिग्री। तो यहां पर जैसे हम n को 0 डालेंगे तो प्लस माइनस पाई बाई 12 जो कि 15 डिग्री के बराबर है। दोनों सोल्यूशन हमारी रेंज में। n को यदि हम 1 डालेंगे तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 12 यानी 180 प्लस 15 195 जो कि हमारी फिर से रेंज में, क्योंकि 216 डिग्री है। ये दोनों भी हमारे सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह से अगर n को -1 डालें तो माइनस पाई प्लस माइनस पाई बाई 12, ये दोनों भी हमारी रेंज में। तो यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो गए, 6 सॉल्यूशन। अब यदि आप n की वैल्यू 2 या -2 डालेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारी रेंज के बाहर हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 6। और ये फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो sin x माइनस cos x 1 दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं cos x माइनस sin x इक्वल्स टू -1। इसे क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स cos x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1। ये बन जाएगा cos x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1 बाई √2। और -1 बाई √2 किसके बराबर, cos 3 पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। एक बार पाई बाई 4 उधर जाएगा तो 3 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 का तो पाई बाई 2 यानी एक वैल्यू तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और एक बार पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 यानी माइनस पाई। तो x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई दैट इज 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, अब हमें जो इंटरवल दिया हुआ है इसमें चेक करना है। इसमें चेक करना है 7 पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री और 7 इंटू 45 डिग्री यानी 315 यानी ये एक तरह से -315 डिग्री से 315 डिग्री प्लस तक है।
तो यहाँ पर अगर वैल्यूज देखें तो सबसे पहले अगर n को 0 डालें तो एक सोल्यूशन तो सीधे सीधे π/2 90 डिग्री जो कि दिए हुए रेंज में है। फिर अगर 1 डालें तो 2π + π/2 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। -1 डालें तो -2π + π/2 यानी -3π/2 दैट इज -270 डिग्री जो कि गिवन रेंज में है। यहां देखें n को 0 डालें तो -π, यस रेंज में है। 1 डालें तो वैल्यू π, वो भी रेंज में है। 2 डालेंगे तो 3π, -2 डालेंगे तो -5π जो कि रेंज के बाहर है, तो आगे डालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे टोटल सोल्यूशन इस इक्वेशन के कितने हो गए? 4 सोल्यूशन हो गए। तो जो पहली वाली इक्वेशन है उसके 2 सोल्यूशन, इसके 2, इसके 6 और इसके कितने सोल्यूशन निकल गए? इसके टोटल 4 सोल्यूशन निकल गए। तो जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इस ऑप्शन में से हमें मैच कराना है, ठीक है। तो इसके 2 सोल्यूशन निकले थे, 2 का मतलब ये रहे 2 सोल्यूशन। दूसरे वाले के भी 2 सोल्यूशन निकले थे। तीसरे वाली इक्वेशन के हमारे 6 सोल्यूशन निकले थे यानी टी, और चौथे वाले के हमारे 4 सोल्यूशन निकले थे दैट इज आर। तो किससे मैच कर रहा है? अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो फर्स्ट का पी करेक्ट, सेकंड का पी दैट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड का टी दैट इज करेक्ट, फोर्थ का आर दैट इज करेक्ट। तो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2022 का पेपर 1 का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर 2 प्लेयर्स हैं, P1 और P2 इनके नाम हैं, और ये गेम खेल रहे हैं डाइस थ्रो करने का। डाइस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ सकते हैं या फिर कोई भी 6 डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं। इट इज नॉट गिवन कि कौन से नंबर आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आगे x और y वो रीडिंग्स हैं जो P1 और P2 को मिल रही है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है, मतलब P1 का स्कोर ज्यादा है, तो P1 को 5 पॉइंट मिलेंगे, और P1 की रीडिंग ज्यादा है तो P1 को 5 पॉइंट, P2 की रीडिंग ज्यादा है तो P2 को 5 पॉइंट मिलेंगे यहां पर अगर y ज्यादा हुआ तो, और अगर दोनों की रीडिंग सेम है तो दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम लोग यहां पर सपोज करते हैं कि डाइस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे कुछ लिखा हुआ है कि xi yi टोटल स्कोर्स हैं P1 और P2 के जब ith राउंड हो चुका हो। तो इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है। मान लो डाइस अपनी नॉर्मल डाइस है 1 2 3 और 5 6, उसमें आउटकम है, और 1 1 इज द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यूज है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहां पर डायगोनल में 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये अपनी डायगोनल होगी, और यहां पर भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे। कुल मिलाकर 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ये हमें समझ में आ रहा है। ये वो केस है जब x इक्वल टू वाई होगा, और ये वो केस है जब x y से बड़ा होगा, और ये वो केस है जब x y से छोटा होगा। तो मैं यहां पर 3 इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूं। इवेंट A जब x y से बड़ा, इवेंट B जब x y के बराबर, इवेंट C जब x y से छोटा। जब इवेंट A अकर होगा तो P1 को 5 पॉइंट्स मिलेंगे और P2 को 0। इवेंट B अकर होगा तो P1 को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और P2 को भी 2, और इवेंट C अकर होगा तो P1 को स्कोर मिलेगा 0 और P2 को स्कोर मिलेगा 5। इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट C के होने की प्रोबेबिलिटी हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवेंट B वो केस है जब x इक्वल टू वाई है, तो ये जज करना काफी आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी 6/36, दैट इज 1/6, और यू कैन से जस्ट 6/36। अब आप ये सोचें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ऑब्वियसली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक नेचर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इसलिए सिमेट्रिक फंक्शन मैंने वर्ड यूज किया है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहां पर ये सिमेट्रिक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि PA प्लस PB प्लस PC
1 होगा, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पी ए का वैल्यू और पी सी का वैल्यू इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ 1 माइनस 6/36 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 15/36। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने का रीज़न इस क्वेश्चन का जेस्ट है। इस क्वेश्चन का जो पूछने का रीज़न जो था वो यही आइडिया था, क्योंकि ये तरीका आगे के सिनेरियो को सॉल्व करेगा। अब ये स्ट्रक्चर जानने के बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें दी गई हैं। राउंड 1 अलग अलग राउंड्स परफॉर्म किए गए। पहला राउंड का मतलब हुआ इनिशियली कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई स्कोर्स हैं एट एनी मोमेंट एक्स आई वाई आई। तो अगर गेम स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं उसे बोलता हूँ x0 y0, तो उस समय दोनों की वैल्यूज 0-0 है। अब अगर यहां पर डाइस थ्रो की गई, दोनों ने अपनी अपनी डाइस थ्रो करी, उसके बाद मान लो इन तीनों में से एक इवेंट अगर हुआ वो ए है, तो फिर पहला राउंड हो चुका होगा, दिस विल बी द स्कोर x1 y1, और इस राउंड में ए इवेंट होने के बाद x1 की वैल्यू होगी 5 और y1 की वैल्यू होगी 0। बी इवेंट अकर होने के बाद दोनों को 2-2 स्कोर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और सी इवेंट अकर होने के बाद 0-5 स्कोर होगा। अब सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड, इस इवेंट के अकर होने के बाद सेकेंड राउंड में ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ए होने के बाद यहां पर इसका स्कोर आएगा 5। ए होते ही एक्स स्कोर बढ़ेगा, तो दैट इज 10-0। बी होते ही दोनों को 2-2 पॉइंट मिलेंगे, तो 7-2। सी इवेंट होते ही यहां पर मार्क्स मिलेंगे 5-5 दोनों को। मतलब ये इसका सेकेंड राउंड के बाद का स्कोर हो गया। अब यहां देखते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। इवेंट ए अकर हुआ तो 7-2, इवेंट बी अकर हुआ 4-4, इवेंट सी अकर हुआ तो 2-7, और यहां अगेन इवेंट ए अकर हुआ तो 5-5, इवेंट बी अकर हुआ तो 2-7, और इवेंट सी अकर हुआ तो वाई स्कोर बढ़ेगा। तो ठीक है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो मोटिव है वो डिस्कस कर रहा हूं कि क्वेश्चन सारे इवेंट्स और ये पूरा ट्री डायग्राम बनवाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। हम इसको ऐसे सोचेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द केसेस व्हेन x2 इज ग्रेटर देन y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन y2 इज 1, क्योंकि ये होना ही है, ये सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। अब यहां पर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस। तो इसलिए ये कैलकुलेशन ऐसे होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू 1। तो गेम इतना सा है, x2 इक्वल टू y2 जब आ रहा होगा सेकेंड राउंड के बाद इक्वल स्कोर आ रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी देख लेते हैं। सेकेंड राउंड के बाद इक्वल स्कोर कहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा आपके सामने 5-5, 4-4 एंड 5-5। यही तीन केसेस हैं जब सेकेंड राउंड के बाद इक्वल स्कोर आ रहा है। 5-5 अकर हो रहा है ए और बी इवेंट के होने के बाद, 4-4 बी एंड 5-5 हो रहा है यहाँ पर सी ए इवेंट अकर हो, यहाँ पे 5-5 हो रहा है ए सी। तो इसका मतलब 5-5 के होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इट कैन अकर इन 2 ways, आइदर ए सी और सी ए। सो जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4-4 अकर हो रहा है जब दोनों बार बी इवेंट अकर हुआ हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज। पी ए हमें पता है, the PA will be 15/36, PB पता है 6/36। ये सारी वैल्यू हम रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2 का वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा, दैट विल बी 1/2, 1 माइनस ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई PA स्क्वायर, दैट इज इट्स 5/,
12, so it's 25 by 144 plus PB square 6 by 36 square, and this will be the calculation. ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा Px2 ग्रेटर देन y2 के लिए, वो मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ. इट विल बी 50 प्लस यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं, 72 हो गया, एंड दिस विल बी 36, 1 by 36 and 27 by 72, 1 minus 27 by 72, 1 minus 27 by 72, it will be, let me have the next slide. Px2 greater than y2 equal to half of 1 minus 27 by 72, and it will be coming as half of, we can cancel it by 9, 3 by 8, this will be 5 by 16. So probability of x2 greater than y2 हमें मिल गई 5 by 16. अब probability of x2 greater than equal to y2 आपसे पूछा गया है एक पार्ट में, तो वो आपका आएगा probability of x2 equal to y2 plus probability of x2 greater than y2, and this will be, वो 3 by 8 आएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस 5 by 16, टोटल करेंगे 11 by 16 आ गया. अब इसी तरह से हम लोग x3 y3 के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा हिंट था, और हिंट क्या था वो देखने की कोशिश करते हैं. पहले यहां पर मैं समझा देता हूं कि x3 ग्रेटर देन y3 के लिए कैसे करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन y3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 लेस देन y3 का वैल्यू 1 आएगा, एंड वी नो दैट दीज टू आर इक्वल, so twice of probability of x3 greater than y3 plus probability of x3 equal to y3 equal to 1 आ गया. अब इस क्वेश्चन में आगे कैलकुलेशन के लिए एग्जामिनर ने हिंट दिया हुआ है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो हम देख लेते हैं पहले इसका मैच किससे हुआ. x2 greater than y2 का मैच हुआ हमारा 5 by 16 से, मतलब r से. इसका मैच हुआ हमारा q से. सो क्यू आर का कॉम्बिनेशन इनफैक्ट दो ऑप्शंस में है यहां पर, एक ये. अब आगे देखते हैं. इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड का मैच टी से हो रहा है, तो आधा काम इन्होंने करके दे दिया, मतलब थर्ड का मैच हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3 का वैल्यू है 77 by 432, तो ये काम कर दिया, अपन को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अब पूछा है x3 ग्रेटर देन y3, तो अब आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी x3 ग्रेटर देन y3 के लिए जो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है s या t होगा, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इट विल बी हाफ ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मैच हो रहा होगा 355 बाई 864 से, और यहाँ से इस वजह से आंसर इसके लिए मैच होगा t और इसके लिए मैच होगा s, और करेक्ट आंसर रह जाएगा केवल b. B कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी द स्मार्ट सॉल्यूशन. हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2022 के पेपर 1 का ये सवाल जो क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड है वो हम डिस्कस करेंगे. देखिए यहां पर लिखा हुआ है PQR 10th 100th और 1000th टर्म है एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की. सो आपने अज्यूम कर लिया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन HN है वो सीक्वेंस. सो H10 इज P, H100 is Q, H1000 is R. इसके corresponding arithmetic progression को मैं मान रहा हूं AN sequence, and this will say that A10 is 1 by P, A100 is 1 by Q, A1000 is 1 by R. Common difference और फर्स्ट टर्म हम अज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, कैपिटल A कैपिटल D, तो ये आपका बनेगा 1 by P
A plus, this is 10th, so it's 9D. This is A plus 99D and this is A plus 999D. और ये जो तीसरी इक्वेशन है इसको हम पी क्यू आर से डिवाइड कर रहे हैं, सो इट बिकम्स x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई आर इक्वल टू 0. तो ये डेटा हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया क्वेश्चन का, और अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं कि क्रामर रूल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या क्या इन्फ्रेंसेस हम लोग ले सकते हैं. सो इक्वेशन है हमारे पास, ये रही tan x प्लस 100y प्लस 1000z इक्वल टू 0 एंड x बाई पी प्लस y बाई क्यू प्लस z बाई आर इक्वल टू 0. इसका d चेक करते हैं. d इसका आ रहा है 1 1 1 10 100 1000 एंड 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई आर, और p की 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई आर की वैल्यू हम जब सोचेंगे जो हमने पिछले स्लाइड पर देखी थी, वो सारी वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा. एक और तरीके से कर सकते हैं दैट यू कैन चेंज कॉलम 3 टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 टू देन फर्दर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा. d 0 आ चुका है, इसका मतलब कन्फर्म है दो बातें होंगी, या तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे. तो उसके लिए हमें जज करना पड़ेगा dx, dy और dz को. तो लेट्स चेक अबाउट dx, dy, dz. इसका dx बनेगा 1 0 0 1 100 1 बाई क्यू 1000 1 बाई आर 1 इंटू 100 बाई आर माइनस 1000 बाई क्यू. 1 बाई आर की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, वो थी a प्लस 999d. 1 बाई क्यू की वैल्यू हम देख चुके हैं, दैट इज a प्लस 99d, और वो ऑब्जर्व किया तो dx का वैल्यू यहां पर इजीली आ रहा है माइनस 990a, इट्स 900 इन फैक्ट. एंड यहाँ पर आपका 999d, आप चाहें तो 100 भी कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन. 100 और ये बना a प्लस 999d माइनस 10a माइनस 10 इंटू 99, दैट इज 990d. अब इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने माइनस 900 a माइनस d नजर आ रहा है. देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस d नजर आ रहा है, इजीली हमें दिख गया. तो dx की वैल्यू 0 एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब a इक्वल टू d हो जाए. सिमिलरली dy जब आप निकालेंगे तो वो आपका आएगा 1 10 1 बाई p 1 0 0 1000 1 बाई r, और इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे -1 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन एंड 10 बाई r माइनस 1000 बाई p. So it will be 1000 by p, that is a plus 9d minus 10 a plus 999d, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1000 माइनस 10 इज 990 a, एंड यहाँ पर 9000 माइनस 9990 will give minus 990d. So this is 990 multiplied by a minus d. And dy, dz जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1 10p 100 1 by p, this is 1 by p 1 by q and 1
0 0 and this will be 1, 10 by q minus 100 by p, and just solve it. It's 10 times a plus 99d minus 100 times a plus 9d, एंड ये आपके सामने अगेन माइनस 90 टाइम्स a माइनस डी आ चुका है। ओवरऑल एनालिसिस ये है dx, dy, dz तीनों ही a माइनस डी के प्रोपोर्शनल है और इसी के अकॉर्डिंग आगे की कहानी बढ़ेगी। सो क्वेश्चन में पहली कंडीशन पूछी है कि q बाई आर अगर 10 हो तो इस सिस्टम का क्या होगा। सो q बाई आर अगर 10 हो तो q वी कैन से दैट 1 अपॉन r इज 10 बाई q। इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट 1 अपॉन r इज a प्लस 999d एंड 1 अपॉन q इज a प्लस 999d, और इसको जब एनालिसिस करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आपके सामने आ रही है दैट इट इज d इक्वल टू a। सो पहले पार्ट से d इक्वल टू a आ गया, इसका मतलब d 0 है, dx 0 है, dy 0 है, dz 0 है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में डिमांड की गई है कि Q विल पास, यहां पर देखिए P और Q कि ये एक सॉल्यूशन होगा, तो ये हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से ये एक सॉल्यूशन आए। तो वो हम कैसे करेंगे, लेट x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 1 एंड x प्लस 10y प्लस 100z इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन है जो दे रखी है, 10 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया एंड हमने कहा लेट z इक्वल टू लैम्डा एंड यूजिंग दिस x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे, वो कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म की जा सकती है एंड दोज वैल्यूज विल बी x विल बी कमिंग एज 10 by 9 प्लस 10 लैम्डा एंड y विल बी कमिंग एज माइनस 1 by 9 माइनस 11 लैम्डा। सो हमारे पास पॉइंट आ गया। सो पॉइंट और वो जनरल सॉल्यूशन जो आ गया वो है 10 by 9 प्लस 10 लैम्डा कॉमा माइनस 1 by 9 माइनस 11 लैम्डा कॉमा लैम्डा z। आप देख भी सकते हैं तीनों का जो एडिशन है वो 1 आना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, ये एडिशन 1 आना चाहिए और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब Q ऑप्शन में जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट है आपके पास 10 by 9 कॉमा माइनस 1 by 9 कॉमा 0। ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए वैलिड हो रहा है, मतलब ये एक सॉल्यूशन है इस सिस्टम का फॉर दिस कंडीशन। सो 1 का मैच एक्चुअली में हो रहा है QRT से। सो QRT, तो 1 का मैच QRT, लेकिन यहां पर ऑप्शन में Q और T ही दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली अभी भी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन डिफरेंस हो सकता है क्रिएट हो सेकंड से। सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड। सेकंड में लिखा हुआ है P अपॉन R नॉट इक्वल टू 100। इट मीन्स P अपॉन R नॉट इक्वल टू 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन R नॉट इक्वल टू 100 बाई P। इट मीन्स A प्लस 999D नॉट इक्वल टू 100 टाइम्स A प्लस 9D, और ये आपके सामने बनता है A नॉट इक्वल टू D। इसका मतलब क्लियर हो गया, dx नॉन जीरो, dy नॉन जीरो, dz नॉन जीरो, लेकिन d जीरो था तो यहां से मिला नो सॉल्यूशन। तो Q का मैच हो गया S से। सो लेट्स सी द मैच। इसका 2 का मैच हुआ S से एंड इसका मैच हो रहा है QRT से। लेट्स चेक। QRT से मैच S से यहां पर भी अवेलेबल, लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए क्योंकि 2 का मैच S से ही होगा। सो दीज 2 आर इनकरेक्ट। अभी
जो करेक्ट पॉसिबिलिटी बन रही है वो बी और डी की है। और देखिए 3 को सॉल्व कर लेंगे तो एस और पी में से कोई एक आएगा और वहाँ से हम आंसर टिक कर सकते हैं। 3 को सॉल्व करना बड़ा आसान है, p बाई क्यू 10, यहाँ से p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें मिलेगा dx नॉन ज़ीरो, dy नॉन ज़ीरो, dz नॉन ज़ीरो। सो नो सॉल्यूशन फॉर दिस केस ऑल्सो। सो 3 का मैच भी हुआ s से। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट d विल बी इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी b। रेस्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो बच्चों, इलिप्स का एक सवाल जो जेईई एडवांस 2022 में पेपर 1 में आया था वो डिस्कस करते हैं। ये मैच द कॉलम टाइप सवाल है और इसमें ये लिखा हुआ है कि एक इलिप्स है x² बाई 4 प्लस y² बाई 3 इक्वल टू 1 और इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट h अल्फा कॉमा 0 डिफाइन किया गया है और जहां पर अल्फा की वैल्यू 0 से 2 है और एक स्ट्रेट लाइन h से निकाली गई है जो y एक्सिस के पैरेलल है और वो इलिप्स और उसके ऑक्सिलरी सर्कल को E और F पर रिस्पेक्टिवली मिल रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब टेंजेंट ड्रॉ की गई है F पर इलिप्स पर E पर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वो टेंजेंट G पर आकर मिल रही है। उसके बाद आगे का एक एरिया निकालने को बोला है ऑप्शन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH, एरिया ऑफ ट्राइंगल FGH। मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, FGH का एरिया निकाल दिया फाई की फॉर्म में, फाई एंगल डिफाइंड है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। इलिप्स का इक्वेशन है, x² बाई 4 प्लस y² बाई 3 इक्वल्स टू 1 और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज इलिप्स। लेट्स ड्रॉ द इलिप्स और इसका मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है 2,0। एक एच पॉइंट यहां लिया गया है दैट इज अल्फा कॉमा 0। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है और एक ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स का मेंशन्ड है। ये वर्टिकल लाइन ऑक्सिलरी सर्कल को F पर और इलिप्स को E पर मिल रही है। F का एंगल ऑरिजिन के साथ जो लाइन ज्वाइन की गई है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल फाई है एंड यू कैन थिंक दैट कि अगर ये ऑक्सिलरी सर्कल है तो इसका रेडियस 2 होगा। तो F का पॉइंट देखते ही समझ में आता है कि ये 2 cos फाई 2 sin फाई है और इस फाई को देखते ही E का पॉइंट समझ में आता है कि ये 2 cos फाई √3 sin फाई है। फर्दर यहां पर मेंशन किया गया है कि इस E से एक टैंजेंट ड्रॉ की गई है इलिप्स पर और ये टैंजेंट G पर आकर मिल रही है। तो G का कोऑर्डिनेट निकालना है तो EG की इक्वेशन अपन लिख देंगे, दैट विल बी x/2 cos फाई प्लस y/√3 sin फाई इक्वल टू 1। y को 0 रखो, G का कोऑर्डिनेट आ गया 2/cos फाई 0। अल्फा की वैल्यू यहां से बताना काफी आसान है, वर्टिकल लाइन है तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 cos फाई। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। FGH ट्राइंगल ड्रॉ करना है। दिस इज FGH ट्राइंगल और इसका निकालना है एरिया फंक्शन। सो फंक्शन विल बी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फाई, दैट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। बेस आपका आएगा 2 cos फाई माइनस 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos फाई, 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos फाई और हाइट आएगी 2 sin फाई। ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 कॉमन आकर कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया sin स्क्वायर एंड sin फाई बाई cos फाई हो गया tan फाई और 2 यहां पर एज इट इज है। सो 2 tan फाई sin स्क्वायर फाई एरिया फंक्शन हमारे सामने आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। यहां पर मैच द कॉलम में फाई की अलग अलग वैल्यूज के लिए एरिया पूछा गया था, π/4, π/3, π/6, π/12।
So let's put f of pi by 4 will be equal to 2 tan pi by 4 1 sin pi by 4 is 1 by root 2 स्क्वायर किया 1 by 2 आंसर आया 1. नेक्स्ट एंगल है pi by 3 f of pi by 3 2 multiplied by 1 by pi by 3 पर phi का वैल्यू आएगा रूट 3 अपॉन 1 and sin square pi by 3 that is 3 by 4 and it is coming as 3 root 3 by 2. f of pi by 6 पूछा गया अगला, that is 2 multiplied by 1 by root 3 pi by 6 पर इसकी वैल्यू आ गई 1 by 4 1 upon 2 root 3